नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे। आज मैं पुनः आपकी सेवा में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके समक्ष किसी भी एकांकी नाटक की समीक्षा या आलोचना किस प्रकार करते हैं, इसे मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। अक्सर मुझे बहुत से विद्यार्थी फोन या फिर मैसेज के द्वारा प्रश्न पूछते हैं कि सर, किसी भी एकांकी नाटक की समीक्षा किस प्रकार करते हैं, प्लीज इस बारे में एक वीडियो तैयार कर दीजिए ताकि हम लोगों को कुछ जानने और समझने का मौका मिले। इसीलिए आज मैंने तय किया है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आज मैं किसी भी एकांकी नाटक की समीक्षा किस प्रकार की जाती है, इसे मैं विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि ICSE बोर्ड के अंतर्गत एकांकी संचय नामक एक पुस्तक पढ़ाई जाती है जिसमें कई एकांकी हैं। आज मैं उदाहरण के तौर पर एकांकी संचय में संकलित विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एकांकी नाटक की समीक्षा एकांकी के तत्वों के आधार पर करूंगा, ताकि आप इस एकांकी नाटक की समीक्षा के आधार पर भविष्य में किसी भी एकांकी नाटक की समीक्षा एकांकी के तत्वों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। फिर चाहे दीपदान हो या सूखी डाली, महाभारत की एक सांझ हो या अधिकार का रक्षक, आपके लिए एकांकी नाटक की समीक्षा करना एकांकी के तत्वों पर आसान हो जाएगा। किसी भी एकांकी नाटक की समीक्षा किन किन तत्वों के आधार पर की जाती है या किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, आज मैं आपको विस्तार से बतलाऊंगा। फिर मैं विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एकांकी नाटक की समीक्षा उन्हीं तत्वों के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एकांकी क्या है, एकांकी नाटक किसे कहते हैं, उसकी समीक्षा किन किन तत्वों के आधार पर की जाती है, आदि आदि। एकांकी नाटक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। सामान्य रूप से देखने पर एकांकी और नाटक बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। एकांकी को वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। एकांकी शब्द का अर्थ ही होता है एक अंक वाला नाटक, अर्थात एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित तो अवश्य है, परंतु उसमें केवल किसी एक घटना या विषय को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ आलोचक नाटक के लघु रूप को एकांकी कहते हैं, किंतु यह एक भ्रांत धारणा है। दोनों विधाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। किसी बड़े नाटक में एक अंक होने पर हम उसे एकांकी नहीं कह सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि नाटक में जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी एवं नाटक में काफी अंतर होता है। जैसे नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में एक मुख्य कथा तथा अनेक अंतः कथाएं होती है, जबकि एकांकी एक घटना पर आधारित होती है। नाटक में अधिक पात्र होते हैं और देश काल का विस्तृत रूप से चित्रण होता है, जबकि एकांकी में कम पात्र और सीमित देश काल होता है। नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है, जबकि एकांकी संक्षिप्त होने के कारण कम समय में ही समाप्त हो जाता है। नाटक में जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में
प्रस्तुत किया जाता है। आइए अब मैं एकांकी नाटक के तत्वों के विषय में बतलाऊंगा। एकांकी नाटक की समीक्षा हम किन किन तत्वों के आधार पर कर सकते हैं, इस संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद दिखलाई पड़ता है। कुछ विद्वान एकांकी नाटक के 8 तत्व स्वीकार करते हैं, जैसे कथा वस्तु, संघर्ष या द्वंद्व, संकलन त्रय, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अभिनयशीलता, रंगमंच निर्देश और प्रभाव ऐक्य। तो कुछ विद्वानों ने इसके 11 तत्वों को स्वीकार किए हैं, जैसे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, अभिनेता, संकलन त्रय, रंगमंचीय संकेत, भाषा शैली, अंतर्द्वंद, देशकाल तथा वातावरण, उद्देश्य और प्रभावान्विति आदि को भी स्वीकार किए हैं। परंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने इसके 7 तत्वों को स्वीकार किए हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली, उद्देश्य और भावना तथा एकांकी की विशेषताओं के अंतर्गत संकलन त्रय, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, गतिशीलता एवं अभिनयशीलता का उल्लेख होना स्वीकार किया है। उपर्युक्त तत्वों को देखने के बाद अब हमें यह तय करना है कि किन तत्वों के आधार पर हम किसी एकांकी नाटक की समीक्षा करेंगे। आइए अब मैं केवल उन्हीं तत्वों के आधार पर एक एकांकी नाटक की समीक्षा करूंगा या आपको सलाह दूंगा जिसे हिंदी के लगभग सभी विद्वानों ने सहर्ष स्वीकार किया है, जैसे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद योजना, देश काल या वातावरण, संकलन त्रय और अभिनेयता, भाषा शैली, उद्देश्य। कुछ विद्वानों ने नामकरण को भी एकांकी कला के तत्वों में ही रखा है, परंतु मेरे विचार से नामकरण को एकांकी कला के तत्वों के अंतर्गत स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब मैं उपर्युक्त तत्वों के आधार पर विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहु की विधा एकांकी की समीक्षा प्रस्तुत करता हूं। भूमिका, जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय एकांकीकारों में विनोद रस्तोगी जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये सिर्फ एकांकीकार ही नहीं बल्कि रेडियो रूपककार भी रहे हैं। इनका जन्म सन 1923 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में तथा स्नातक स्तर की शिक्षा कानपुर में हुई। उन्होंने हिंदी विषय में MA किया और आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य करने लगे। उन्होंने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में कदम रखते हुए अन्य विधाओं पर भी अपनी कलम चलाई। रचनाएं, अब तक उनके 8 उपन्यास और 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी अन्य बहुचर्चित रचनाएं हैं नए हाथ, आजादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपाकादान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, भगीरथ के बेटे आदि। विनोद रस्तोगी जी की रचनाओं में जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। उन्होंने मानव जीवन की मानसिक कुंठाओं को अपने एकांकियों में स्थान दिया है। यही नहीं, इन्होंने मध्यवर्गीय समाज की रूढ़ियों, सड़ी गली परंपराओं तथा समाज की विषमताओं एवं विसंगतियों आदि पर व्यंग्यात्मक शैली में मार्मिक एवं तीखा प्रहार किया है। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन की विषमताओं, युवा संघर्ष, रिश्वतखोरी की समस्या आदि अनेक एकांकियों का विषय बने हैं। कला एवं शिल्प विधान के नजरिए से उनके एकांकी पूर्ण प्रौढ़ सफल हैं। एकांकी कला की दृष्टि से बहु की विधा एक बेजोड़ एकांकी नाटक है। कथा वस्तु, बहु की विधा
एकांकी नाटक की कथा वस्तु सामाजिक जीवन के सामान्य संदर्भों तथा आयामों से लिया गया है। इस एकांकी में कथा वस्तु के रूप में भारतवर्ष में प्रचलित दहेज प्रथा, जो एक सामाजिक अभिशाप है, को आधार बनाया गया है। साथ ही इस एकांकी में दहेज प्रथा के कारण परेशान, दुखी तथा अपने आप को असहाय स्थिति में पाने वाले परिवारों की दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। जीवनलाल इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। वे एक धनी व्यापारी हैं। वे कमला को बहू बनाकर अपने घर ले तो अवश्य आते हैं, परंतु दहेज लेने की लालसा मन में होने के कारण पहला सावन मनाने के लिए उसे विदा नहीं करते हैं। कमला का भाई प्रमोद अपनी बहन को लेने आता है। पहला सावन है, इसीलिए मां चाहती है कि उसकी बेटी उसके घर आए, अपनी सखी सहेलियों के साथ पहला सावन मनाए। परंतु जीवनलाल, जो कि कमला के ससुर हैं, साफ साफ उसके भाई से 5,000 रुपये मांगते हैं और कहते हैं कि जब वह सीधे हाथ की हथेली उसके सामने करके 5,000 रुपये इस हाथ में रख देगा, तब ही उसकी बहन यहां से जाएगी। जीवनलाल की अपनी एक बेटी है गौरी। उसकी शादी बहुत दहेज देकर वह धूमधाम से हुई है। लड़के वालों को मुंह मांगी भेंट दी गई है। बारातियों के स्वागत पर बहुत धन व्यय किया गया है। उसकी बेटी अपने मायके आएगी। रमेश उसे लेने के लिए उसके ससुराल गया हुआ है। कमला की सास का नाम राजेश्वरी है। वह जीवनलाल की तरह निर्दयी, दहेज की लालची, बहू और बेटा में फर्क करने वाली स्त्री नहीं है। वह चाहती है कि जिस तरह उसके घर वाले गौरी बेटी के आने की राह देख रहे हैं, घर के सभी लोग यानी जीवनलाल, राजेश्वरी गौरी से मिलने के लिए उत्सुक हैं, ठीक उसी तरह कमला भी अपने घर वालों से मिलने के लिए व्याकुल होंगी। उसके घर वाले भी उसके मायके आने का इंतजार कर रहे होंगे। वह अपने पति को समझाती है कि बहू को विदा कर दे, परंतु जीवनलाल विदा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह उन पर क्रोध भी करती है तथा बहू को विदा न करने के कारण उसे दुख भी होता है। उसके हृदय में बहू के प्रति ममता तथा दुलार की भावना है। अंततः वह अपनी अलमारी से प्रमोद को 5,000 रुपये निकाल कर देती है। जीवनलाल अपनी बेटी की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि अत्यधिक खुशी है कि उनकी बेटी के सपने अवश्य पूर्ण होंगे। रमेश उसे लेकर आने ही वाला होगा। वे अपनी पत्नी को तैयारियां करने को कहते हैं। स्वयं बेटी के स्वागत के लिए आतुर भाव से आगे बढ़ते हैं, परंतु उसी वक्त दुखी हो जाते हैं जब रमेश कहता है कि गौरी के ससुराल वालों ने दहेज कम मिलने के कारण गौरी को नहीं भेजा है, जबकि उनका मानना था कि हमने उनकी आवश्यकता तथा इच्छा के अनुसार दहेज दिया है। जीवनलाल क्रोधित होकर गौरी के ससुराल वालों को बुरा भला कहते हैं और दिए गए दहेज की बातों को दोहराते हुए दुखी होते हैं। राजेश्वरी अपने लालची पति की स्थिति को देखकर समझाती है कि जब तक हम लोग दहेज जैसे दानव के कारण एक दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तब तक गौरी, कमला जैसी हजारों लड़कियां अपने अपने ससुराल में अपमानित होती रहेंगी। जब तक तुम बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें सुख और शांति नहीं मिल सकती है। गौरी के ससुराल वाले के व्यवहार के कारण जीवनलाल की आंखें खुल जाती है। वे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और शीघ्र ही बहू को
विदा करने की तैयारी करने के लिए राजेश्वरी को आदेश देते हैं। अतः कथा वस्तु की दृष्टि से बहू की विदा एक सफल एकांकी नाटक है। इसमें कथा का क्षेत्र विस्तृत न होकर लघु है तथा आज भी प्रासंगिक है। इस एकांकी की कथा वस्तु सुसंगठित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध है। इस एकांकी की कथा वस्तु में उच्च कोटि की कथा वस्तु के सभी गुण दिखलाई पड़ते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एक सफल एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक में कई प्रमुख पात्र हैं, जैसे जीवनलाल, राजेश्वरी, प्रमोद और कमला। इसके अतिरिक्त इस एकांकी नाटक में रमेश और गौरी भी हैं, जो इस एकांकी नाटक के गौण पात्र हैं। यद्यपि बहू की विदा एक चरित्र प्रधान एकांकी नाटक है, इसीलिए एकांकीकार ने इस नाटक में जितने भी प्रमुख पात्र आए हैं उनका चरित्र चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है। जीवनलाल इस एकांकी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। वे एक धनी व्यापारी हैं। उनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं, सिर गंजा है, वे धोती कुर्ता पहनते हैं, मुंह पर गंभीरता है। वे एक स्वार्थी, दहेजलोभी, अशिष्ट तथा कठोर हृदय के व्यक्ति होने के साथ साथ एक अवसरवादी व्यक्ति भी हैं। उनमें करुणा, सहानुभूति एवं उदारता का भाव बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे होने पर भी बिल्कुल अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं। इस प्रकार वे एक मध्यवर्गीय परिवार के मुखिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजेश्वरी इस एकांकी नाटक की दूसरी प्रमुख नारी पात्र है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है। अवस्था 46 वर्ष है। वह एक आदर्श भारतीय नारी के सभी गुणों से ओतप्रोत नारी है। उसमें और जीवनलाल के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर दिखलाई पड़ता है। वह एक आदर्श पत्नी, नारी तथा ममतामयी मां है। उसके स्वभाव में लालच, कठोरता बिल्कुल नहीं है। वह स्पष्टवादिनी, व्यवहार कुशल तथा दहेज विरोधी नारी है। यही नहीं, वह ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। एक नारी की पीड़ा को समझने वाली स्त्री है। प्रमोद इस एकांकी नाटक का एक दूसरा प्रमुख पात्र है। वह कमला का भाई है तथा एक आज्ञाकारी पुत्र है। वह सामाजिक रीति रिवाजों तथा बंधनों को बड़े सुंदर ढंग से निभाता है। इसीलिए वह अपनी बहन को पहला सावन मनाने के उद्देश्य से उसके ससुराल से मायका ले जाने के लिए आता है। वह एक समझदार, शांत तथा स्वाभिमानी युवक है। कमला इस एकांकी नाटक की नायिका और प्रभावशाली नारी पात्र है। वह प्रमोद की छोटी बहन है। वह एक सुशील तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाली नारी है। उसमें एक आदर्श बहू, बहन तथा बेटी के सभी गुण दिखलाई पड़ते हैं। उसमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसके अतिरिक्त इस एकांकी नाटक में रमेश और गौरी भी पात्र हैं, जो इस एकांकी नाटक के गौण पात्र के रूप में उभर कर आए हैं। जीवनलाल के पुत्र और पुत्री हैं। ये दोनों पात्र केवल एकांकी की कथा वस्तु को विकास देने में पूरा सहयोग देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सुंदर एवं सफल एकांकी नाटक है। कथोपकथन या संवाद योजना। कथोपकथन या संवाद योजना एकांकी नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। विद्वानों ने कथोपकथन या संवाद योजना को एकांकी का रीढ़ कहा है। कथोपकथन या संवाद योजना की दृष्टि से विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एक सफल एकांकी नाटक है। इस एकांकी के संवाद या कथोपकथन काफी प्रभावशाली, सौदेश्यपूर्ण, प्रासंगिक, स्वाभाविक, पात्रानुकूल, भावानुकूल एवं रोचक है। इस एकांकी के संवाद प्रायः छोटे छोटे हैं, परंतु कहीं कहीं दीर्घ अवश्य हुए हैं। फिर भी श्रोता को वे बोझिल नहीं करते हैं।
एक सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूं, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो मां का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल, मैं मजबूर हूं। अगर मां बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। प्रमोद दीन स्वर में, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर। जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपने बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। अतः एकांकी के संवाद जहां एक ओर एकांकी नाटक में आए पात्रों के चरित्र को उजागर करने में सहायक हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एकांकी की कथा वस्तु को गति प्रदान करने में भी पूर्णतः सहायक हुए हैं। निस्संदेह कथोपकथन या संवाद योजना की दृष्टि से बहु की विदा एक सफल एकांकी नाटक है। संकलन त्रय की दृष्टि से बहु की विदा एक सफल एकांकी नाटक है। इसमें एक ही अंक और एक ही दृश्य है। विनोद रस्तोगी जी अपने एकांकियों में अनेक दृश्यों की योजना के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। प्रस्तुत एकांकी में देश काल और समय के संकलन के साथ साथ अभिनेता पर भी बल दिया गया है। अतः अभिनेता की दृष्टि से भी यह एक सफल एकांकी नाटक है। देश काल या वातावरण एकांकी नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। देश काल या वातावरण की दृष्टि से इस एकांकी नाटक को काफी सफलता मिली है। यद्यपि यह एकांकी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या यानी दहेज प्रथा पर आधारित एकांकी नाटक है, तथापि एकांकीकार को पर्याप्त सफलता भी मिली है। दहेज प्रथा हमारे देश की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। एकांकीकार ने इसी समस्या को इस एकांकी में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह समस्या किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की एक गंभीर समस्या है, जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। हमारे समाज में दहेज प्रथा दिन प्रतिदिन सुरसा के समान धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि माता पिता बेटी और बहू में अंतर करते हैं। एकांकीकार यह समझाना चाहते हैं कि यदि माता पिता या वर पक्ष वाले या बेटी पक्ष वाले बेटी और बहू में अंतर करना छोड़ दे तो समस्या को जल्द से जल्द मिटाया जा सकता है। देश के तत्कालीन वातावरण तथा सामाजिक परिवेश को उकेरने में एकांकीकार को अपेक्षित सफलता हासिल हुई है। समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में दहेज प्रथा का जल्द से जल्द खत्म हो जाना अनिवार्य है। इसके लिए बहू और बेटी में अंतर न समझकर बहू और बेटी को एक मानने का सुझाव दिया है, जो समाज व राष्ट्र के हित में है। भाषा शैली। बहु की विदा भाषा शैली की दृष्टि से भी एक बहुत ही सुंदर एवं सफल एकांकी नाटक है। इस एकांकी की भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है। इस एकांकी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रभावशाली, प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल, मनोनुकूल, प्रवाहपूर्ण, आकर्षक एवं रोचक है। इस एकांकी नाटक में बोलचाल के शब्दों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग हुआ है। इसमें एकांकीकार ने कई स्थानों पर मुहावरे एवं कहावतों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, जैसे ठेका नहीं लेना, झोपड़ी में रहकर महल से नाता जोड़ना, हृदय टूटना, धब्बा लगना, हंसी उड़ाना, घाव हरा होना, दंग रह जाना, दांतों तले अंगुली दबा लेना, मूछें ऊंची होना, तराजू पर तौलना, आंख नहीं खुलना, पानी से पत्थर नहीं पिघलना, चोट का मरहम लगना आदि आदि। इस एकांकी में पात्रों की भाषा सुनकर ही पात्रों का चरित्र चित्रण भी स्पष्ट हो जाता है। उद्देश्य। बहु की विदा एक उद्देश्य प्रधान एकांकी नाटक है। प्रस्तुत एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज की सबसे बड़ी समस्या यानी दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से उत्पन्न
विभिन्न समस्याओं की ओर संकेत करना और उसमें सुधार लाना है। इस पाठ में नाटककार ने बहू और बेटी के अंतर को समाप्त करने का सुझाव भी दिया है तथा इसे पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हितकर माना है। इस रचना के द्वारा लेखक जनमानस में ऐसी चेतना उत्पन्न करना चाहता है जिससे दहेज रूपी दानव से समाज को सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। अतः यदि दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे, बहू और बेटी में अंतर करना छोड़ दे, तो समाज में व्याप्त दहेज रूपी दानव के अत्याचार को सदा सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। यही इस एकांकी नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह हम देखते हैं कि विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एकांकी नाटक एकांकी कला की दृष्टि से एक सफल, सुंदर एवं एक श्रेष्ठ एकांकी नाटक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों के बीच शेयर भी अवश्य करें और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।